हाँ हीरो, फ़ोन ना उठाकर तू क्या समझ रहा है बच जाएगा। तूने वो लड़की दिखाकर ही पैसा उठाया था और अब मुराद के साथ धोखे का सोच रहा है। मुराद ने गुस्से से पूछा तो अबान हाथ में मुक्का मारकर रह गया। तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी और फ़ोन ना उठाने की वजह भी यही है कि मैं इस लड़की को तुम तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अबान ने संभल कर कहा तो मुराद हंस दिया। कोशिश नहीं, यकीनन तुम इसे लाओगे, सिर्फ एक बार, एक रात, इसके बाद वो मेरे काम की नहीं। इतनी बड़ी कीमत सिर्फ एक रात की लगाई है मैंने। अगर वो लड़की मुझे ना दे सके तो अपनी रातों को हराम करवा लोगे। समझ जाओ, मुझे 1 महीने के अंदर अंदर लड़की मेरे पास चाहिए, वरना उल्टी गिनती गिन लो। मुराद ने इसे धमकी दी और खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। जबकि अबान ने गुस्से से हरम के बारे में सोचा। इतनी मेहनत, इतना वक्त इसने हरम पर इसलिए ज़ाया किया था कि वक्त आने पर वो अपनी जान को बचाने का सोचे। इसने गुस्से से सोचा, एक बार तुम मिल जाओ, इसके बाद बताऊंगा तुम्हें। इसने दिमाग को पुरसुकून रखने की कोशिश की और अपने क्लिनिक से वो रज़ा साहब की तरफ जाने के लिए निकला। ज़रीना समेत रज़ा साहब की भी आज 3 दिन गुजरने के बाद हालत गैर हो रही थी। हरम कहाँ थी ये शामिर किस किस्म की बात कर रहा था। वो कड़ियाँ जोड़ना चाह रहे थे मगर जोड़ नहीं पा रहे थे। इनके सामने वाज़ेह कोई बात नहीं। ज़रीना सख्त बुखार में मुब्तला बिस्तर पर लेटी हरम के बारे में ही सोच रही थी। आपने एसपी से रब्ता किया? ऐसे कैसे हो सकता है कि अब तक हरम का कुछ पता न चले। इसे सवाल के तो रज़ा साहब इनकी जानिब देखने लगे। अब वो कैसे बताते कि वो एसपी कौन था और इसने रज़ा साहब को धक्के देकर पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया था। मगर ऐसा नहीं था कि वो अपनी बेटी की पूछ पड़ताल ना करते। वो सिर्फ शामिर की बात को समझना चाह रहे थे। कैसा खेल, वो इनको जवाब दिए बगैर बस एक नुक्ते के गिर्द सोचने लगे। और जब इन्हें हल्का सा शोभा गुजरा तो अचानक इनके माथे पर गुस्से की तेवलियाँ चढ़ गईं। आज सालों बाद इनके अंदर इसी गुस्से ने जन्म लिया था। मालूम है मुझे, कहाँ है अरब, वो अचानक ही बोले। जबकि जरीना भी अपनी जगह से उठी। सच रजा, फिर ले आए मेरी हरम को, वो नम लहजे में बोले तो इसके नज़दीक गए। हमारी हरम वापस आएगी और सही सलामत, तुम फिक्र ना करो। इनको बोलकर कमरे से बाहर निकले और कमिश्नर को कॉल की, जिसने अगली बेल पर फ़ोन उठा लिया। मुखिस साहब, मेरी बेटी तो कोई खिलौना नहीं है जो आपने इस एसपी पर केस डालकर सुकून से बैठ गए। वो गुस्से से बोले, तुम घर पहुँचो, मुझे आज ही अपनी बेटी चाहिए। वो कमिश्नर के साहब के कुछ भी बोलने से पहले बोले और अगली तरफ से जवाब मिलकर उन्होंने फ़ोन बंद किया तो पोर्च में अबान की गाड़ी आ रुकी। जबकि फैज़ान भी अंदर से रज़ा साहब की ऊंची आवाज़ सुनकर बाहर निकला था। तुम्हें कुछ पता चला? उन्होंने अबान की तरफ देखकर पूछा। आज अबान को इनके अंदाज टूटे बिखरे लगने की बजाय काफ़ी मजबूत लगे। नहीं, मैं सोच रहा हूँ एसपी के पास चल लेते हैं ताकि वो होश में आए। इसने दांत कचकचा कर कहा तो रज़ा साहब ने इस्पात में सर हिलाया। और तकरीबन 20-25 मिनट लगे इन्हें वहाँ खड़े और कमिश्नर साहब को गाड़ी इनकी गेट पर थी। जबकि इनकी गाड़ी के साथ 2 और पुलिस मोबाइल भी थी। कमिश्नर साहब के साथ वो तीनों भी पुलिस स्टेशन के जाने पड़ गए। वो अपने काम में मगन था। एक मर्डर केस था जिसको वो सीआईडी कर रहा था। तभी सफदरने से इतला दी कि कमिश्नर साहब आए हैं। वो अपनी जगह से उठा और इससे पहले कि वो कुछ करता, वो तीनों कमिश्नर साहब के साथ अंदर दाखिल हुए तो रज़ा के साथ अबान को देखकर शामिर का हलक तक कड़वा हो गया। कैसे हो शामिर? उन्होंने इससे मुसाफा किया। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठिए, इसने कहा और कमिश्नर साहब जैसे कहे बैठे वो भी अपनी सीट पर बैठ कर टिक गया। शामिर, तुम्हारे हवाले केस किया था मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी लापरवाही बरतोगे। उन्होंने कुछ सख्ती से इस्तफ़ार किया। सर, मेरी सोच से पता लगा कि एक लड़की कोयटा अनलीगल गई है, सीधी ज़बान से भागी है। तो कल तक इस लड़की के बारे में मालूमात मिल जाएगी और मैं अपनी तरफ से कोशिश। इससे पहले शामिर की बात मुकम्मल होती रज़ा साहब चिल्ला उठे। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है, इसके पास है मेरी बेटी, बदले निकाल रहा है ये मुझसे, जानबूझकर सिर्फ चिल्ला रहा है ये, हम चला रहा है हमें। वो चिल्लाए तो शामिर ने अपनी सीट से टेक लगा कर उनकी जानिब देखा। क्या बात है, वो आस्तीकी से बोला। अबान और फैज़ान समेत कमिश्नर भी हक्का बक्का रह गया। अंकल, क्या कह रहे हैं आप? अबान बोला तो उन्होंने शामिर की तरफ देखा। शामी, मेरी बेटी मुझे लौटा दो, तुम जानते हो मैं सच बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी हरम से नहीं। वो बोले तो अब का इनका लहजा बेबस था। ये क्या बोल रहे हो रज़ा? शामिर, अब कमिश्नर साहब बड़ा हैरत से बोले तो शामिर ने इनकी जानिब देखा। क्या इनके पास सबूत है? इसने ठहरे ठहरे हुए लहजे में वो पूछा। और मेरा इनसे क्या ताल्लुक़ है जो मैं इनकी कोई बेटी चुरा लूँगा? और आप जानते हैं मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं। इसने सफ़ा चट जवाब दिया। जबकि रज़ा साहब ने पहलू बदला। शामिर, बहुत हो गया,
मजीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, ये अपनी भागी हुई बेटी के गम में मुब्तला हो रहे हैं। इसने सफाकी से कहा तो कमिश्नर साहब ने हाथ उठा के से रोका। माइंड योर लैंग्वेज शामिर। सर, ये शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है बिला वजह। शामिर को रज़ा की बेबस आंखें मज़ा दे रही थी। तभी दबी मुस्कुराहट लिए बोला तो कमिश्नर साहब ने रज़ा साहब को उठाया और वो सब बाहर आ गए, जबकि शामिर मज़े से चेयर पर झल उठा। अब कुछ पुरसुकून महसूस हो रहा था। तुम्हें नहीं पता, झूठ बोल रहा है ये, रज़ा साहब बोले तो कमिश्नर ने उनकी जानिब देखा। आपका क्या ताल्लुक है शामिर से? उन्होंने पूछा तो अबान और फिजान की भी आंखें इन्हीं पर लगी थी। बेटा है वो मेरा, वो बोले तो वहाँ सब शौक रह गए। हरम शदीद बोरियत का शिकार थी। अब उसका दिल बाहर जाने के लिए मचल रहा था, मगर वो जालिम इंसान इसे यहाँ कैद करके रोज़ाना कहीं फ़रार हो जाता था। हरम लॉन में घूमते हुए दीवार की जानिब देखने लगी। काश वो यहाँ से भाग जाती, मगर वो नहीं, वो यहाँ से कैसे भाग सकती थी? इसने जितनी भी कोशिश की सबको इसने नाकाम कर दिया, और अब अगर वो दोबारा शिकर करेगी तो यकीन वो उसे जान से मार देगा। वो सोच में ही मरने के ख्याल से डर गई और तेज़ तेज़ चलने लगी, जबकि सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। अचानक इसके दिल की कैफियत अजीब सी हुई, वो समझ नहीं पाई। और दूसरा, इसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। न जाने सकीना कहाँ थी, आज वो आई नहीं थी, जबकि वो इसी वजह से बोर हुई थी कि सकीना भी नहीं थी। उसे नाश्ता बनाना भी नहीं आता था, तभी इसने नाश्ता नहीं किया और अब दोपहर गुजर कर शाम ढल रही थी। इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, जबकि जिस्मानी तौर पर वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो वहीं लॉन में घास पर बैठकर रोने लगी। इसके हाथ पांव कांपने लगे थे, जबकि दिल बिला वजह ही खौफजदा हो रहा था। ढलता सूरज और इस महनुमा कमरे में तन्हाई इसके औसान ख़ता कर रहे थे। हरम की सिसकियाँ लॉन में गूंज रही थी और अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अम्मा के पास जाने के बजाय पहले शाह पैलेस आया तो शाह पैलेस में आज सन्नाटे अजीब से लगे। न जाने नौकर आज अपने अपने घरों को जल्द क्यों निकल गए थे। बस एक चौकीदार गेट पर था। इसे गाड़ी पोर्च में रोकी और निकल कर वो अंदर की जाने अभी बढ़ता कि लॉन में हरम को देखकर वो अपनी जगह हिलकर रह गया। हरम, वो बड़बड़ाया और एक पल में हरम तक पहुंचा। हरम हरम, इधर देखो क्या हुआ है। मगर मुकाबिल की जानिब से जवाब नादिर था, जबकि शामिर को अपनी वो बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ। सकीना, वो चिल्लाया, मगर सकीना भी घर पर नहीं थी। वट रबिश, वो एकदम ही पसीने में डूब गया। हरम को लेकर घर के अंदर दौड़ा और सोफे पे इसे लेटा कब इसने एक बार फिर से कोशिश की। हरम, आंखें खोलो, इसने जैसे हुक्म सादिर किया, मगर हरम की जानिब से जवाब ना मिला तो इसने फ़ोन निकाला और फवाद को डायल किया। जबकि वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसने मोबाइल पटका और किचन की जानिब दौड़ा और पानी का गिलास ले आया। पानी के चंद छींटे इसके चेहरे पे मारे, मगर वो उठी नहीं तो इसने पूरा गिलास हरम के मुंह पर उलट दिया। वो तेवरी चढ़ाकर हरम को देखा, जिसे मजीद वो उसकी आंखें बंद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हरम की आंखों में चंबिश हुई तो शामिर इसके चेहरे पे झुकाया, जैसे इसे अपने अमल से तसल्ली हो गई हो। हरम हरम, इसने इसके चेहरे पे उंगलियां चलाई तो हरम ने थोड़ी सी आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। थैंक्स गॉड, इसने मध्यम लहजे में कहा, जबकि हरम ने अपना नाजुक हाथ उठाया और शामिर के चेहरे पर थप्पड़ रख दिया। वो हक्का बक्का हरम की तरफ देख रहा था। ये नहीं था कि इसे थप्पड़ बहुत ज़ोर से लगा था, बल्कि इसके हाथ में तो ताकत भी नहीं थी। मगर इतनी जुर्रत, शामिर का खून खौल उठा था। इसने खा जाने वाली नज़र से हरम को देखा और सफाकी से इसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसकी गर्दन पर झुका। हरम को तकलीफ का एहसास पड़ने लगा। मिमीर कांपती आवाज़ से इसको रोकना चाहा, मगर वो तो फ़ौरन बदला लेकर हिसाब बराबर करना चाहता था, जबकि हरन अपनी गर्दन पर इसके काटने और जज्बात के जुनून को सह रही थी। हरम के मुसलसल रोने से शामिर अब आजिज़ आ चुका था। कल रात होने वाली हरकत के बाद वो गुस्से से अब तक मुंह फैलाए बैठी वो अब रोने लगी थी, जबकि शामिर को पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि कमिश्नर साहब का फ़ोन मुसलसल आ रहा था और वो कब से इसे खाना खाने के लिए फ़ोर्स कर रहा था। मगर हरम ने तो आज ना मानने की कसम खा ली थी। हरम, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, मुझे जिस्ट ना करो। भला आखिर उसे घूरता हुआ बोला तो जो फ्रेश सी बेबी पिंक लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि रेशमी दुपट्टा बेड से नीचे पड़ा था। आप इतने बदतमीज़ हैं, अकेले छोड़कर जाते हैं मुझे, मैं अकेली क्या करूं? नहीं करना मुझे नाश्ता, जाना है मुझे यहाँ से, वो भी भुन्ना कर बोली। तो शामिल ने नाश्ते की टेबल पर साइड पर रखी। सिर्फ एक तरीका था हरम को काबू करने का, और इसी नियत से वो हरम की तरफ बढ़ा कि हरम जो इसके चेहरे की जानिब भी देखी थी, वो दक कर इससे दूर रही और तेवरी चढ़ाकर इसकी जानिब देखने लगी। जबकि शामिल को एकदम ही हंसी आई, मगर वाजे किए बगैर इसके चेहरे को बेतासुर तकरीबन संजीदा ही रखा। हरम, इधर आओ मेरे पास, वो नरमी से बोला और उसकी जानिब एक और कदम बढ़ा उठाया।
بالکل نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہر بار ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کتنے چچورے ہیں، چھی، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ جہاں شامل کے قدم اٹھ رہے تھے وہاں سے چھٹک سے غائب ہو جاتی۔ حرم مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے جلدی جانا ہے ڈیوٹی پہ، اور تمہاری وجہ سے مجھے بہت بہت دیر ہو چکی ہے، شامل چلایا۔ ہاں تو میں رہنا ہی نہیں چاہتی یہاں، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ صوفے کے پیچھے سے گھومی، جبکہ شامل مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ ٹھیک ہے تو بھاگ جاؤ، کافی کوشش تو کر چکی ہو، وہ بولا تو اس بھاگ کے کھیل کا اختتام ہوتا بھی اسے دکھائی نہیں دیا۔ حرم کافی الرٹ تھی، وہ اس سے دور رہنے کے حتی المکان کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ایک ہی کوئی نہ کوئی حرکت حرم کو بہکا دے گی، جو کہ ابھی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی قربت میں بہکتی رہ جائے، وہاں ایک بار پھر فرار ہو جائے گی تو اچھا تھا ان دونوں میں۔ حرم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شامل اسے ناشتہ کرائے بغیر نہیں جائے گا۔ وہ جو آپ کے گندے ڈاگس ہیں نا، آپ نے خصوصی انہیں سکھایا، دیوار کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ وہ بولی تو غصہ کرنے میں دھیان ایسا بھایا کہ شامل نے اس کی ہلکی سی چونک بھانتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر اپنے جنگل میں قید کر لیا، جبکہ حرم بڑبڑا کر رہ گئی اور بچوں کی طرح چیخنے لگی، چھوڑے مجھے چھوڑے، شٹ اپ، وہ غصے سے جگڑ کر بولا تو حرم اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ شامل کچھ نہیں بولا، جبکہ چند سیکنڈ میں حرم کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ پہلے کہتے پیار کرو مجھ سے، پھر اس طرح جھڑکتے زبردستی کرتے ہیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، میں کیوں رہوں آپ کے سامنے؟ آپ کے جانے کے بعد میں خودکشی کر لوں گی، اور یہ صاف بات ہے، یہ بات کہہ دی ہے میں نے، وہ آنسو صاف کرتی اکڑ کر بولی، جبکہ شامل نے آئی بروج گائے۔ اوکے، ٹرائی کر کے دیکھو، شاید اس بار کامیاب ہو جاؤ اور مجھ سے جان چھوٹ جائے، اس نے کہا، جبکہ حرم اس کی بے بسی پر کچھ کہے بغیر مسلنے لگی۔ رم تو شامل نے اس سے اپنے سینے سے جکڑ لیا، بالکل اس طرح کہ حرم کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جبکہ وہ یہیں نہیں رکا، اس کے بال کھینچ کر اس نے اس کے اوپر سر اوپر کیا اور چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا، جبکہ اس نے اپنی ایک انگلی حرم کے دل کے مقام پر رکھی۔ تم کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ حرم اس کا چہرہ اتنا قریب دیکھ کر بالکل بھل کر رہ گئی، دل الگ سے پھسلیاں توڑ کر نکلنے کے لیے بے چین بیٹھا تھا۔ مگر افسوس کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں، الٹا تمہیں دیکھ کر مجھ میں ہے نفرت کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے، اپنے لیے نہیں، ہاں مگر میری بہن جس کے حق کی محبت وہ تم پر نچھاور کرتا رہا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم لڑکے تھے، ہمیں تو بھاڑ میں جانے دو، مگر شان سے اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ڈیزرو کرتی تھی اس محبت کو جو اسے کبھی نہیں ملی، میری لاکھ کوشش کے باوجود۔ اس کے اندر یہ احساس آج بھی ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور پتہ ہے جب میں اپنی بہن کے بارے میں سوچتا ہوں تب مجھے قابل نفرت لگتی ہو۔ کاش تم اس لائق ہوتی کہ شامر خان تم سے اپنی بہن کی محرومیوں کا انتقام لیتا، مگر افسوس تم میرے انتقام سے بچ گئی، مگر میری نفرت سے کبھی نہیں بچ پاؤ گی۔ تمہیں قید رکھنا اور اپنی بیوی واضح نہ کرنا ہی تمہاری سب سے بڑی توہین ہے کہ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ دنیا کی نظروں میں تم شاہ میر خان کی بیوی بنو، مگر اس خوش فہمی میں کسی دن مت رہنا کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ مجھے اپنے حق وصول کرنے آتے ہیں، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور جس دن میرا دل کرے گا اس دن تمہیں اپنی بیوی کے مقام پر لے آؤں گا۔ حرم سن کھڑی تھی، جبکہ شامل کی انگلی اس کے دل کے مقام سے ہٹ کر اب نیچے کی جانب سفر کر رہی تھی، مگر حرم کے وجود میں جیسے احساس نام کی چیز نہیں تھی، وہ اس کی آنکھوں میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دوبارہ شاید اسے دیکھنے کا موقع نہ ملے، جبکہ شامل کی نظریں اب اس پر سے ہٹ چکی تھی اور سفر کرتی اپنی انگلی پر تھی۔ حرم کی سانسیں بھاری ہونے لگی، جس کا احساس شامل کو بخوبی ہو رہا تھا، مگر اس کی جان یوں بخشنے والا نہیں تھا۔ شامل نے ایک جھٹکے سے حرم کا رخ پلٹ دیا، اگر تمہارا دل میرے قابل ہوتا تو میں تمہیں اپنی قربت سے نفرت جتاتا، مگر تم کہیں سے بھی میرے قابل نہیں، حرم، نہ ہی ایسی ہو کہ میں تم سے محبت کروں۔ خیر، یہ لفظ میرے لفظوں میں شامل بھی نہیں، صفاقی سے بولتے ہوئے اس نے حرم کی کمر کو جگڑ لیا اور اس کی کمر سے ترشیدہ بال ہٹائے تو گہرے گلے کی ڈوریاں واضح ہوئیں، جسے شامل نے دانوں دات سے کھول دیا۔ حرم کا وجود اب بھی بے حرکت تھا، مگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی حرم، ہر حال میں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یقین مانو میں تمہیں مار دوں گا۔ حرم کو اس کے پرحدت لبوں کی گرمائش اپنی گردن کو جھلستی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ اب ایک جنون کی کیفیت میں اسے بکھیر رہا تھا، اور اس سے پہلے اس کا جنون اسے کسی اور ڈگر پر لے جاتا۔ شامل کا سیل فون بج اٹھا، اور سیل کی آواز سنتے ہی شامل نے ایک جھٹکے سے حرم کو دھکا دیا کہ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ شامل نے اپنے لبوں پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ ایک نظر حرم کی پشت کو دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ شامل نے اپنا سر تھام لیا
और अगली बात किए बगैर वो वहाँ से निकलता चला गया। वो आगे के बारे में सोची थी मगर कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। क्या करे, वो बदला लेना चाहती थी जो इसने अच्छे से ले भी लिया था, मगर पूरा एक दिन वो अपने घर अपने माहौल से दूर थी। डैड को तो उस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मज़े की बात यह थी कि उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है। एक दिन से इनकी बेटी गायब थी। खैर ये सब तो वो बचपन से देखती आई थी, आदी थी वो इस पे तवज्जी की। मगर अब इसे यहाँ से भागना था, और ये बात तो शहरोज़ खान पे वाज़ेह करनी थी कि वो जब इसकी इज़्ज़त बनकर बेगैरती करती है तो वो इसका क्या बिगाड़ लेगा। वनीज़े ने सोचा, और भागने के लिए वो तैयार बैठी थी। शहरोज़ ने इस दिन के बाद एक नज़र भी इसकी जानिब नहीं देखा था। इसके दिल में अजीब-सी भड़ास थी जिसे वो इसकी नज़र में आकर निकालना चाहती थी। शायद वो नहीं जानती थी कि इसका दिल किस डगर पर चल पड़ा था। वो अपने मखसूस हुलिये में आधी रात के वक़्त कमरे से निकली। वो नहीं जानती थी ये कमरा किसका है, मगर इसे इस वक़्त यहाँ से भागना था, जबकि शेरोज़ को बावर करवाना था कि वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लॉन से दबे पाँव निकल के वो लॉन में आई तो एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जबकि घर का दरवाज़ा ऊपर करते वक़्त इसने पलट कर बस एक नज़र पीछे देखा था। अब इन गालियों को अपनी इज़्ज़त के लिए सँभाल कर रखना शेरोज़ खान, क्योंकि अब अगर तुम मुझे गालियाँ दोगे तो वो मेरी अना को नहीं झिंझोड़ेगी। इसने सोचा, और इसी तरह वो वहाँ से गायब हो गई। शेरोज़ घर लौटा। इस वक्त इसके दिमाग में शामिर की बातें चल रही थी, जबकि अम्मा की और शानजे की नाराज़गी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने नाराज़गी की वजह का दम निकालने से पहले अम्मा और शानजे को मनाने का सोचा, और वो अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो भूल गया था। काफ़ी ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और अम्मा सो रही थी। कमरे में अंधेरा देखकर वो अम्मा के बेड के पास आया और उसके पाँव पकड़ कर बैठ गया। शहरोज़ अम्मा की आवाज़ उभरी तो इसने बड़ी चाहत से उनके कदमों को चूम लिया। मुझे माफ़ कर दें अम्मा, वो नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगने लगा। तो अम्मा को यकदम उठकर बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरा तो शहरोज़ ने सर उठाकर देखा। किस गुनाह की माफ़ी मांग रहे हो? इसको पसंद करने की, या जो तुमने किया नहीं वो करने की? उन्होंने संजीदगी से पूछा तो शहरोज़ हैरत से इनकी जानिब देखने लगा। वो 2 टकी की लड़की, आपको किसने कहा? मैंने किसी दिन इसे पसंद किया भी था इसे। इसने तड़क कर पूछा तो अम्मा ने इसकी जानिब देखा। मैं जानती शहरोज़, मेरे बेटे किसी भी लड़की की तरफ माइल नहीं होते, और तुम्हारी इसके नंबर पर कॉल, वो भी तुम्हारी पसंदगी की निशानी है। उन्होंने जैसे हकीकत बयान की। मतलब आप जानती थी मैंने वो नहीं किया जो आप समझी, तो आपने मेरा निकाह क्यों करवाया? वो खुद से वनीज़े के बारे में सोचते हुए बोला। तो उन्होंने इसके हाथ अपने पाँव पर से हटाए। माँ हूँ तुम्हारी, एक पल के लिए लगा था, क्योंकि इसने साबित ही ऐसा किया। फिर सोचा तुम रज़ा ख़ान के तो बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। औरत की इज़्ज़त तुम्हारी नस नस में है। मेरी जान कैसे मैं वो सब मान लेती। उन्होंने प्यार से कहा, उसका सर अपनी गोद में रख लिया। अम्मा अपने प्यारा बोझ अम्मा आपने बोझ हल्का कर दिया मेरा। वो पुरसुकून हुआ। अब मैं इस औरत को एक लम्हा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा, और एकदम गुस्से से उठा। शहरोज़ तलाक का तसव्वुर भी नहीं करना, उन्होंने सख्ती से कहा तो शहरोज़ ने झंझला कर उनकी जानिब देखा और बाहर निकल गया, जबकि रख कर अपने कमरे की जानिब था। वो वनीज़े को अच्छे से सबक सिखाना चाहता था, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो वनीज़े का वजूद ना पाकर वो एक पल के लिए चौंका, और वॉशरूम में चेक किया तो वो वहाँ भी ना थी। कहाँ दफ़ा हो गई अब ये, इसने घर्रा कर सोचा, और अभी वो कमरे से निकलता कि टेबल पर एक पेपर देखा। इसे वो पेपर उठाया। बग़ैरत के तने देने वाले मिस्टर बग़ैरत के ताने देने वाले मिस्टर शहरोज़ अपनी गैरत की हिफाजत भी ना कर सके। सद अफ़सोस, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। अगली बार तुम्हें देखना बिल्कुल नहीं चाहूँगी, और जितनी जल्दी हो सके खुद ही तलाक दे दो। इसने नोट पढ़ा और गुस्से से इस नोट के को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब तुम मुझसे बच कर दिखाओ। इसने सोचा और शानजे के कमरे की जानिब बढ़ा। शामी, मेरी बेटी लौटा दो, ये बात मैं तुमसे अब आखिरी बार कर रहा हूँ। रज़ा साहब ने बिगड़ कर इसकी टेबल पर हाथ मारा तो वो चेयर पर झूल रहा था। इनकी तपक झल्ली देकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। कमाल है, मुझे जब आपने निकाला अपने घर से, इसके बाद पलट कर मैं कभी आपके दरवाजे पर कुछ भी मांगने नहीं आया, मगर जब से आप मुझे मिले तब से सिर्फ मांग ही रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। वो मसनूई मोरा बुरा मानते हुए बोला तो रज़ा साहब को इस पर अच्छा खासा गुस्सा आ गया। वैसे मेरे पास तुम्हारी बेटी नहीं, तुम बिलावजह बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारे पास ही है रब। उन्होंने इसकी बात काट दी तो वो खिलकर मुस्कुराया। स्मार्ट तो आप ही हैं, इसने कॉम्प्लीमेंट दिया तो रज़ा साहब का बस नहीं चला इसकी मुस्कुराहट को ख़त्म कर दे।
वो कि अब ये छिपन-छुपाई बंद करते हैं, शेर है शामिर, शामिर खुलकर सामने आएगा, हाँ वो हरम नामी वाला मेरे कब्ज़े में है, काफ़ी खूबसूरत है तुम्हारी बेटी, इसने तुम्हारी पर अच्छा ख़ासा ज़ोर दिया तो रज़ा साहब तलमिला गए, जबकि अबान जो अभी भी वहाँ दाखिल हुआ था शॉक्ड रह गया। वैसे अभी मुझे पता चला बेचारा बेचारी मरीज़ा है दिल, अफ़सोस मेरा अब किसी काम की नहीं रही, तभी खुद ही इसके मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मर जाए तो अच्छा है, वरना मेरे कब्ज़े से आज़ाद तो कभी नहीं हो पाएगी। वो सहूलत से नरम लहजे में चेयर को झुठलाते हुए मज़े से बोल रहा था, जबकि रज़ा साहब आँखें फाड़े गमज़दा खड़े थे। किस कदर बेहिस हो तुम, इनके मुँह से निकला और फिर जैसे वो अपना आप हो गए और उस पर झील की मानद चिपटे। मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूँगा, सीधी तरह मेरी बेटी लौटा दो। उसके गिरबान पकड़े खून आशिम नज़रों से इसे घूरते हुए बोले तो शामिर का पारा भी हाई हो गया। इसने एक लात मारकर रज़ा को खुद से दूर किया कि वो चेयर पर जा गिरे और मंज़र अब ये था कि वो अपनी खौंखान नज़रों से अब इनका गिरबान पकड़े एक पाँव इनकी चेयर पर रखे खड़ा था। अब इतनी उम्र नहीं तुम्हारी रज़ा साहब कि मुझ पे हकमियत जताओ, क्योंकि मुझ पर सरदारी की अब तुम्हारी वो वैल्यू और औकात नहीं रही। अगर तुम्हें अपनी बेटी ज़िंदा चाहिए तो मेरी एक शर्त मान लो, सिंपल। वो सुकून से बोला, जबकि रज़ा साहब भी फिट बोले, क्या, कौन सी शर्त, कैसी शर्त? मुझे तुम्हारी बेगम है, क्या भला नाम है? हाँ ज़रीना, इसे धक्के देकर निकाल दो घर से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी माँ को निकाला था। जिस दिन तुम ये काम करोगे तो मेरी अंदर लगी आग कुछ बुझेगी, बाकी तुम्हारी मौत बुझा देगी और मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँगा। इसने साफ बात की। और इससे पहले रज़ा साहब कोई जवाब देते अबान दंदनाता हुआ उस तक पहुँचा। अब पता चला कि तू क्या है। मेरी हरम सीधी तरह लौटा दे, वरना तुझे खड़े खड़े निकलवा दूंगा। अबान सख्त तेवरों से इसे घूरते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, मेरी हरम। शामिर बड़बड़ाया और उसकी जानिब देखा। खून तो बहुत खोल रहा था, मगर वो को तासुब दिए बगैर कंधे उचका गया। खड़े खड़े क्यों बैठे बैठे, निकलवा दो, लेकिन तेरी बहन तो तभी मिलेगी जब तू अ, मेरी शर्त मानेगा। वो सुकून से बैठकर मज़ा लेते हुए बोला, बहुत मज़ा आ रहा ना तुझे, अब तेरा टाकरा अबान से पड़ा है। सफदर अबान की बकवास सब करके उसने बेजारियत से सफदर को पुकारा। यस सर, वो फ़ौरन हाजिर हुआ। बाहर निकालो उन्हें और दोबारा कम से कम भी एक हफ्ते से पहले ये मेरे पास नज़र ना आए, इसने कहा, जबकि सफदर ने इस्पात में सर हिलाया और इन दोनों की जानिब देखा। अबान तो खुद ही तनफन करता निकल गया, जबकि रज़ा साहब इस पर एक नज़र डालकर बाहर चले गए। इस वक्त वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। हरम खामोशी से नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, जबकि दिमाग में शामिर की रात ना नफ़रत भरी बातें गूंजने लगी। वो मुझे इस लायक क्यों नहीं समझते कि वो मुझसे मोहब्बत करे। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं बदसूरत हो गई हूँ? क्या ना ही मेरी आंखों में अपना अक्स नज़र नहीं आता? क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो जैसा चाहते हैं मैं वैसा करती हूँ? हत्ता कि मैंने अपना लिबास तक तो बदल डाला। इसने एक नज़र ऑरेंज और वाइट कैपरी शर्ट पर डाली। जीन्स शर्ट के अलावा इसने कभी लिबास नहीं पहना था और जब से वो यहाँ आई थी ऐसा ही लिबास ज़ेब तन करा था वो उसे ज़ेब तन कराता था वो सेब। मगर हरम तो कभी आईनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी चलाना भी नहीं चाही थी। वो बस चाचू से मिलना चाहती थी, पर इनके पास रहना नहीं, अब इसी के साथ रहना चाहती थी। वो जैसा भी था इसे चंद ही दिनों में बहुत अजीज़ हो गया था। मगर इसकी नफ़रत हरम की आंखें भीग गई। बीबी आप रो क्यों रही हैं? अचानक ही सकीना की आवाज़ सुनकर इसने झटका खाकर दोपहर की जानिब देखा। 2 दिन बाद नजर आई थी। हरम इसके कदर पुरजोश हुई कि उछलकर सकीना के गले चिपक गई, जबकि सकीना हाँ कर रह गई। तुम कहाँ चली गई थी? बिल्कुल अच्छा नाश्ता नहीं बनाते। वो नम लहजे में मुंह फुलाकर बोली तो सकीना को उस पर काफ़ी प्यार आया। जी वो साहब ने 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, इसे तसल्ली से बताया। हरम इसे दूरी और मुस्कुराकर इसे देखने लगी। मुझे नहीं पता था मुझे तुम्हारा ये चेहरा इतना याद आएगा, अब तुम कहीं मत जाना, ओके? इसने जैसे ऑर्डर दिया तो सकीना तो इसके अंदाज से फूले न समाई। जी ठीक है बीबी जी, मैं नाश्ता लाती हूँ। इसने हरम के आगे सेब उठाए और अंदर भाग गई, जबकि हरम का दिल जैसे पुरसुकून हुआ। और फिर नाश्ते के दौरान जब सकीना सफाई कर रही थी, हरम की टेप चल पड़ी थी। वो चक्कर चक्कर बोली जा रही थी, जबकि सकीना इसके कुछ किस्सों से महफूज हो रही थी। ये झाड़ू है, हरम ने झाड़ू हाथ में लेकर पूछा। जी बीबी जी, मगर आप छोड़ दें, हाथ खराब हो जाएंगे। इसने कहा तो हरम ने इसकी जानिब देखा। तुम्हारे नहीं होंगे? इसने मासूमियत से पूछा तो सकीना एक पल इसे देखती रह गई, फिर अफसरदा सी मुस्कुरा दी। बीबी हमारा तो काम है ये। ओके तो आज मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, इसने पुरजोश होते हुए कहा तो सकीना को तो बौखला गई।
बीबी जी साहब फिर निकाल देंगे, आप छोड़ दें। वो बोली तो हरम ने बुरा सा मुँह बनाया। हाँ, कड़वे करीले, दियो जंगली अकड़ू, वो मेरी केयर करके तुम्हें निकालेंगे। वो हँसी, उल्टा-सीधा झाड़ू चलाने लगी और कर्ब के नीचे कारपेट के नीचे झाड़ू फँसा दिया, नीचे की धूल भी निकाल दी और ज़ोर से खाँसने लगी। बीबी आप ठीक है? सकीना परेशान उठी, वो जानती थी कि इसके साथ क्या मसला है। हरम की खाँसी बढ़ती जा रही थी, जबकि आँखों से पानी बुरी तरह निकल रहा था। वो अपना गला थामे खाँसी थी, जबकि सकीना कुछ किचन में पानी लेने भागी। इस वक्त हरम की हालत वो खुद ही जानती थी कि इसका दिल अजीब कैफियत का शिकार था। ऐसा महसूस होने लगा जैसे सांस लेने में दुश्वारी हो। इसके दिलो दिमाग में शामिल का ख्याल था कि लॉन्च के मेन दरवाजे से वो अंदर दिखाई दिया। हरम ने सुर्ख आंखें इसकी जानिब बढ़ाई, जबकि खास वो अभी भी रही थी। हरम शामिर जो रज़ा की वजह से मूड ख़राब कर चुका था, पहले अम्मा के पास चला गया, उसके बाद वो यहाँ आया सिर्फ़ ड्रेस अप होने के लिए था, क्योंकि इसे एक लंच पर जाना था। मगर अंदर आती हरम की सुर्ख आँखें और नीले पड़ते होठ देखकर वो गड़बड़ा गया और भागकर इस तक पहुँचा। हरम, इसने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। हरम अब भी धूल में बैठी थी, जबकि सकीना किचन से पानी ले आई। इडियट! शामिर पूरी तरह बिगड़ा और हरम को उठाकर अपने रूम में ले आया। धूल से उठकर वो फ्रेश जगह पर आई तो इसकी खांसी रुक गई, मगर सांस लेना इसके लिए दुश्वार था। हरम बुरी तरह रोने लगी, जबकि इसका सांस फूल रहा था और वो मुंह खोलकर सांस लेना चाह रही थी। शामिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूला था। हरम इधर मेरी तरफ देखो। बिस्तर पर तड़पती हुई हरम को इसने अपनी बाहों में भर लिया, कुछ ऐसे कि जैसे वो किसी एहसास से खुद भी शदीद खौफज़दा हो। मुझे सांस, हरम मुसलसल रोई जा रही थी। मीर ने इसके लबों से पानी का गिलास लगाया, उसके सीने में लदे चेहरे से पानी की चुपकी लटें हटाई। इसे शदीद गड़बड़ का एहसास हो रहा था, क्योंकि इसकी नज़रों के सामने हरम के होठ नीले पड़ रहे थे। हरम मेरी तरफ देखो, तुम्हें सांस आ रही है। हरम नींव गनोदगी में जाने लगी, जबकि इसका सर शामिर के सीने से लगा था। हरम इधर देखो। हरम ने भीगी आंखों को मामूली से खोल कर देखा। शामिर की आंखें खुद सुरती और वो सख्ती से इसे बैठा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसने हरम के सर पे प्यार किया और अपनी पॉकेट से सेल निकाल के फवाद को कॉल की। इसने फ़ौरन पहुंचने का कहा। फवाद भी करीबी था, 5 मिनट में इस तक पहुंचा। जब वो कमरे में आया तो आज से पहले इसने शामिर को अपने इतना पॉजिटिव किसी के लिए नहीं पाया। क्या हुआ है भाभी को? फवाद के आने के बाद शामिर ने इजाज़त नहीं किया, जबकि हरम अब भी नींद बेहोशी में थी। फवाद इसको फ़ौरन ठीक करो। वो धाड़ा तो फवाद इसकी कैफियत देखकर हैरान रह गया। तुम छोड़ो इन्हें, इसने कहा तो शामिर ने हरम का सर तकिए पर रखा और फवाद ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दी। शामिर खामोशी से जलाली नज़रें हरम पर गाड़े खड़ा था, जैसे धमका रहा हो फ़ौरन होश में आओ, मुझे तुम्हारी वही आंखें देखनी है। 20-25 मिनट बाद फवाद ने शामिर की जानिब देखा। अब ये नॉर्मल है, बट ये ठीक नहीं है शामिर, इन्हें मेडिसिन प्रॉपर नहीं दी जा रही है और ये ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है। तुम सब जानते हो, वो जानते हुए भी लापरवाही बरत रहे हो और ये लापरवाही बड़े नुकसान। अच्छा बस, वो खड़ कर बोला तो फवाद खामोश हो गया। जबकि शामिर रूम से बाहर निकला तो फवाद भी इसके पीछे था। सकीना, शामिर ने पुकारा तो सकीना फ़ौरन सामने आई। हरम किस वक्त की दवाई नहीं लेती, नाश्ते की मैं देकर जाता हूँ और उसके बाद खाने के बाद की दवाई साहब वो नहीं लेती, बास औक़ात लगा लेती है, बाहर जाने की तो नहीं लेती। सकीना बोली तो शामिर का बस नहीं चल सका मुँह तोड़ दे, मगर इससे पहले वो कोई एक्शन लेता फवाद ने सकीना को भगा दिया। ये तुम्हारी कोताही है कि तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते, दूसरों का कसूर नहीं। फवाद गुस्से से हुआ तो शामिर इसको देख कर रह गया। मैं जानता हूँ तुम अपना गुस्सा किन का कर नहीं सकते थे, कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जितनी तुम्हारी इंटेंशन की ज़रूरत है इन्हें इन्हें इतनी किसी की भी नहीं। अपने मिजाज को कम करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे जिनके पल्ले में एक मासूम चुड़िया फंस चुकी है। फवाद ने आखिरी फ़िक्रा तेवरी चढ़ाकर बोला तो शामिर ने इसकी जानिब देखा। अब तुम दफ़ा हो जाओ, इसने गुस्से से कहा। भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है। फवाद बड़बड़ाता हुआ निकल गया, जबकि शामिर सोफ़े पे ठा गया।